नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली जनजातीय महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नेताओं सहित श्रीमती मुर्मू की ऐतिहासिक विजय पर उन्हें बधाई दी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटाए। श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज। सरकार ने कहा, फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान अत्यंत सफल रहा। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए 11 वर्ष बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में कराने की घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में और नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। 4754 votes were polled, out of which 4,701 were valid and 53 were invalid. Srimati Draupadi Murmu had secured 2,824 first preference votes, value of which is 6,76,803. 1,877 first preference votes were secured by Shri Yashwant Sinha, value of which is 3,80,177. As the first preference vote secured by Srimati Draupadi Murmu was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declared that Srimati Draupadi Murmu has been duly elected to the office of the President of India. श्रीमती मुर्मू भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1997 में श्रीमती मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गयीं। उन्होंने 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहीं। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि श्रीमती मुर्मू का जीवन, उनका संघर्ष और उनकी सफलता प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमारे नागरिकों, विशेषकर गरीबों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं।
देश के अनेक नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रीमती मुर्मू को देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका अनुभव, निस्वार्थ सेवा भावना और आम लोगों की समस्याओं की गहरी समझ से राष्ट्र को लाभ होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनके सशक्त मार्गदर्शन में देश की जनता नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे निर्भय और निष्पक्ष होकर संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा ठप होने के बाद कल सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक पर चर्चा स्थगित होने के बाद दोपहर में सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव दिया क्योंकि कोई विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद नहीं था। महंगाई, जीएसटी वृद्धि और कांग्रेस अध्यक्ष से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया कि सरकार मूल्य वृद्धि पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। इसका प्रॉब्लम क्या है? सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, और जिसके बारे में अभी तकिया लेके आया है, इनके बारे में मैं पूछना चाहूँ, एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ और नॉट? ये कानून के सामने सब समान है या नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सुपर ह्यूमन बीइंग है क्या? कानून हमको संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि माल और सेवा कर वृद्धि, अग्निपथ योजना और कोविड टीकाकरण को लेकर अफवाहें फैलाने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि जीएसटी परिषद की बैठक में विपक्ष शासित राज्यों ने कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार किया गया। सरकार ने देश के विरुद्ध काम करने वाली वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल राज्यसभा में बताया कि देश हित के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनलों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अनुसार भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए निर्णय समय समय पर किए जाते हैं और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे लगभग 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ काम इस सरकार ने किया। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान अत्यंत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से फिट इंडिया अभियान आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। श्री ठाकुर कल शाम मुंबई में मंत्रालय द्वारा आयोजित फिट इंडिया क्विज से संबंधित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 13,502 स्कूलों और 36,299 विद्यार्थियों ने फिट इंडिया क्विज में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस क्विज के विजेता खेलकूद और फिटनेस के दूत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी दही हांडी, गणेशोत्सव, मुहर्रम और अन्य त्योहारों के लिए कोई कोविड प्रतिबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पिछले 2 साल से कोरोना के कारण राज्य में यह त्योहार मर्यादित मात्रा में मनाए जाते थे या उन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बार कोरोना स्थिति में सुधार तथा एहतियाती खुराक दिए जाने के कारण प्रतिबंध हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गणेशोत्सव या मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दहीहंडी उत्सव के लिए भी गोविंदा की उम्र और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अदालत के आदेशों को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का आग्रह करते हुए कहा कि गणेश मंडलों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। कुणाल शिंदे एवं निशा रानी के साथ जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महान स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में भोपाल में कल राज्य स्तरीय युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर युवा महापंचायत का उद्घाटन करेंगे। युवा महापंचायत में प्रदेश भर से चयनित युवा और उनके प्रेरक व्यक्ति भाग लेंगे। इन युवाओं का चयन राज्य के सभी जिलों में हुई जिला स्तरीय पंचायतों से किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि युवा महापंचायत में इस बात पर चर्चा होगी कि युवा किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। युवा महापंचायत के संदर्भ में कल भोपाल से चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा तक एक बाइक रैली को रवाना किया गया। बाइक रैली में 20 युवा शामिल हैं। यह बाइक रैली राज्य के विभिन्न जिलों के गांव से होते हुए भावरा पहुंचेगी और वहां से चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान की मिट्टी भोपाल लेकर आएगी। इस मिट्टी से भरे कलश को भोपाल के 100 स्मारक में रखा जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता किसी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800-114000 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली जनजातीय महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने श्रीमती मुर्मू की ऐतिहासिक विजय पर उन्हें बधाई दी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटाए। श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज। सरकार ने कहा, फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान अत्यंत सफल रहा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए 11 वर्ष बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में कराने की घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में और नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर
इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री कार्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। न्यायमूर्ति जयंत जयसूर्या की उपस्थिति में कल संसद में रणिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव में 225 सदस्यों वाली संसद में श्री विक्रमसिंघे को 134 वोट, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डलास अल्लपेरुमा को 82 वोट मिले। रणिल विक्रमसिंघे के चुनाव के तुरंत बाद प्रदर्शनकारी उन्हें राष्ट्रपति के रूप में अस्वीकार करते हुए फिर सड़कों पर उतर आए। इस बीच भारत ने कहा है कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि श्रीलंका को आर्थिक सहायता देने में भारत सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में से है जिसने श्रीलंका को जरूरत के समय सबसे अधिक सहायता प्रदान की। कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि भारत निवेश और क्षमता निर्माण के माध्यम से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा। श्री बागले ने कहा कि लगभग $70 करोड़ मूल्य का ईंधन श्रीलंका पहुंच चुका है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ईसीबी ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए 11 वर्ष से भी अधिक समय में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 19 देशों के केंद्रीय बैंक ने कल ब्याज दरों में 0.5% यानी 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की। ईसीबी ने एक बयान में कहा कि संचालन परिषद ने पहले नीतिगत ब्याज दर में संशोधन का कदम उठाने का फैसला किया है। वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के बाद से ईसीबी ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती शुरू की थी। महामारी के दौरान ब्याज दरें 0.5% के न्यूनतम स्तर पर थीं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि एशिया कप क्रिकेट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। पहले ये श्रीलंका में होना था। T20 प्रारूप में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। बुधवार को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया क्रिकेट परिषद को सूचना दी थी कि वो प्रतियोगिता की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। भारत के नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन में खेली जा रही चैंपियनशिप के ग्रुप ए के क्वालिफाइंग दौर में चोपड़ा शीर्ष पर रहे। नीरज के साथ रोहित यादव भी भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफाइंग दौर में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष
आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें लाल और हरा 2 रंग थे। आज समाज नेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि ध्वज के केंद्र में चरखा जोड़ा जाए। गांधी जी ने बाद में ध्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी। मई 1923 में नागपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हजारों लोगों ने इस ध्वज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। अधिवेशन में पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किए। पट्टियों का रंग तो केसरिया, सफेद और हरा ही रहा, परंतु पहिए के स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम्म चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। उन्हें प्यार से देशप्रिय भी कहा जाता है। जतेंद्र मोहन का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ बन गए। कई मामलों में उन्होंने अदालत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्हें फांसी के फंदे से बचाया। उन्होंने पहाड़ तली मुकदमे में सूर्य सेन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानंद दत्ता को भी बचाया, जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे। जतेंद्र ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ जुड़े थे। इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया। देश बंधु चितरंजन दास के बाद जतेंद्र मोहन बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और उसके उपरांत 1925 में कलकत्ता निगम के मेयर भी रहे। वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। वे 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए चुने गए। फरवरी 1930 में वे बर्मा गए, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। जतेंद्र मोहन कलकत्ता लौट आए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे कई बार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए। उन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के बाद चटगांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की अनाधिकारिक जांच शुरू की। वे अक्टूबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते हुए उन्हें 17 जनवरी 1932 को मुंबई के पास जहाज पर ही गिरफ्तार किया गया और पूना में यरवदा जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया, जहां दुर्व्यवहार और एकांतवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें 5 जून 1933 को रांची में नजरबंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमति थी। 22 जुलाई 1933 को
रांची में जेल में ही जतेंद्र मोहन सेन गुप्त की मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में बादल छाए रहेंगे। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में वर्षा का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कोहिमा, आइजोल, अगरतला, गंगटोक, ईटानगर और शिलांग में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। 8वें सिख गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस जिथे सब दुख जाए, जिस जिथे सब दुख जाए। बाल गुरु के रूप में विख्यात गुरु हरकृष्ण को 5 वर्ष की आयु में गुरु का दर्जा दिया गया था। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, महामहिम मुर्मू। पहली बार कोई हस्ती पार्षद से राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगी। सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का खिताब भी मुर्मू के नाम होगा। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, विपक्ष के 17 सांसदों और 126 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से और मजबूत हुई मुर्मू। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐतिहासिक जीत। दैनिक भास्कर ने मुर्मू को राष्ट्र की आदि शक्ति की संज्ञा दी है। लिखा है, स्वाधीनता के अमृतकाल में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। अमर उजाला का शीर्षक है, सोनिया से प्रवर्तन निदेशालय की 2 घंटे तक की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में 25 जुलाई को फिर बुलाया। कई शहरों में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। दिल्ली में 75 सांसद हिरासत में लिए गए। जनसत्ता ने विदेश मंत्रालय के बयान के हवाले से सुर्खी दी है, देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर है नजर। डोकलाम के आसपास चीन के गांव बसाने से जुड़ी खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है। संसद प्रश्नोत्तर शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, ई कॉमर्स कंपनियों को दिए 448 नोटिस। पिछले 21 महीनों में नियमों के उल्लंघन के आरोप में उन पर 78 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हिंदुस्तान की खबर है, आयकर पोर्टल में फिर आने लगी सुस्ती। रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बस 10 दिन दूर। अब लगभग 2.25 करोड़ रिटर्न हुए दाखिल। देर से आईटीआर दाखिल करने पर सभी पर नहीं लगता जुर्माना। यदि किसी व्यक्ति की कुल सकल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उसे देर से आईटीआर दाखिल करते समय नहीं देना होगा जुर्माना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली जनजातीय महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने श्रीमती मुर्मू की ऐतिहासिक विजय पर उन्हें बधाई दी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटाए। श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज। सरकार ने कहा, फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान अत्यंत सफल रहा। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए 11 वर्ष बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में कराने की घोषणा की और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।